हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बेहतरीन। देखिएगा, ये जो वीडियो है इसका टॉपिक आप जैसे स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे कि जो आपने देखा उसमें लिखा था क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी डूब जाएगा। बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे आज वो इससे संबंधित थे। और दूसरा ये था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भयंकर जो तेजी है वो स्मॉल और मिड कैप शेयर्स के अंदर होने वाली है। देखिएगा, यहाँ पर जो सेबी के रूल्स बदले हैं मल्टी कैप फंड से संबंधित, देखिएगा उसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो पता लगाना बहुत आसान नहीं है। जितना हम उम्मीद कर रहे हैं उतना इजी नहीं है। यहाँ पर जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनके बारे में अगर हम गौर फरमाएं तो जो मेजर प्लेयर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो बेइंतहा पैसा पिछले 4-5 साल के दौरान आया, और वहाँ पर उन्होंने जो पैसा है वो कुछ चुनिंदा 15 से 20 कंपनियों के अंदर ही लगाया। किसी भी तरीके का फंड है उन सभी फंड्स की एलोकेशन कुछ चुनिंदा 15 से 20 कंपनीज के बीच में जो है देखने के लिए मिली। और ब्रॉडर मार्केट के अंदर बेहतरीन शेयर्स भी जो हैं उनको कैपिटल जो है नहीं मिली सेकेंडरी मार्केट से। और सेकेंडरी मार्केट से ना मिलने की वजह से उनकी जो वैल्यूएशंस नीचे रही, तो वो प्राइमरी मार्केट से भी जो है पैसा नहीं उठा पाए, या उनकी सब्सिडरी कंपनीज पैसा नहीं उठा पाई, या एफपीओ के माध्यम से वो पैसा नहीं उठा पाए। अब देखिएगा, यहाँ पर सेबी ने जो रूल्स बदले हैं उसमें जो मल्टी कैप फंड्स है उसके ऊपर जो मनमानी चल रही थी म्यूचुअल फंड्स की, उसके ऊपर एक रोक लगा दी है। क्योंकि मल्टी कैप फंड्स के अंदर भी जो उसकी मूलभूत अवधारणा थी, यानी कि सभी तरीके के शेयर्स को मल्टी कैप फंड्स में रखना चाहिए, वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स केवल कुछ चुनिंदा लार्ज कैप फंड्स का ही पूरा जमावड़ा बनाए हुए बैठे थे। अब यहाँ पर ये तो पक्का है कि कुछ सेलिंग प्रेशर्स जो है आ सकता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स जो है इस वजह से एकदम तुरंत आ जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है। रीज़न ये कि देखिएगा जो स्मॉल कैप फंड्स हैं ये जरूर से जरूर लाइमलाइट में रहने वाले हैं, ये तो बात पक्की है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं मार्केट को पिछले 2-2.5 महीने से जो देख रहा हूं, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये जो सेबी के जो रूल्स बदलने वाले थे इसकी खबर बहुत बड़े प्लेयर्स को पहले से ही हो गई थी। और ये अगर आप स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनके अगर आप चार्ट पैटर्न्स भी देखेंगे, उनके टेक्निकल्स भी आप देखेंगे, तो ये बात जो है आपको पता चल जाएगी कि इस तरीके की रैली के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण था। और यहाँ पर आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ शेयर्स थे जैसे इंडिया मार्ट या बालाजी माइंस। अब ये जो शेयर्स हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अभी पीछे, और जनरली बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास भी ये शेयर्स थे, और हमने अपने अल्फा मेंबर्स को भी जो है दोनों शेयर्स के बारे में कहा था कि आप इनको एक्यूमुलेट कर लीजिए। हालांकि मैं इन दोनों शेयर से एग्जिट कर गया हूं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तरीके की जो रूल्स हैं ये बदल जाएंगे। अब इन रूल्स के बदलने से हो सकता है कि इनके अंदर दोबारा से लाइमलाइट में इस तरीके के शेयर्स आएंगे। और बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं या ऐसी जो अलग थीम्स हैं जहां पर कि एक्सपोजर नहीं था म्यूचुअल फंड्स का, अगर वो एक्सपोजर आएगा तो जरूर से जरूर एक भयंकर तेजी जो है हमें स्मॉल और मिड कैप के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले लार्ज कैप की, और लार्ज कैप के अंदर कुछ चुनिंदा शेयर्स की, उसके बाद स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप के कुछ चुनिंदा शेयर्स के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपका ध्यान जो है अवगत कराता हूं कुछ ऐसे शेयर्स के अंदर जो पिछले 2 या 3 साल के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न्स जिन्होंने दी है। हालांकि उनमें से कुछ जो शेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दी है, जिसके अंदर है एचडीएफसी बैंक। अगर आप उनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो भी रिजल्ट्स आपको देखने में अच्छे लगेंगे, और वो वहां पर जो है डिजर्व भी करते हैं जो प्राइस मूवमेंट आई है। और आप देखिएगा एचडीएफसी बैंक के अंदर जबरदस्त ओनरशिप है म्यूचुअल फंड्स की। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी है। परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन जितनी परफॉर्मेंस थी उससे ज़्यादा जो है वहाँ पर ओनरशिप थी, उससे ज़्यादा जो है प्राइस के अंदर खरीद के जो है प्राइस ऊपर किए गए हैं। उसके बाद अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में देखेंगे परफॉर्मेंस, अगर आप पिछले 5 साल के रिजल्ट्स निकालिए तो आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
की जो है ग्रोथ या आईसीआईसीआई बैंक की ग्रोथ ऐसी है जो कि एफडी की रिटर्न्स के बराबर होती हैं। एफडी की रिटर्न्स जितनी भी ग्रोथ नहीं है बैंक के अंदर। और आप देखिएगा इसीलिए आप इन शेयर्स के अंदर भी ओनरशिप म्यूचुअल फंड्स की जबरदस्त देखेंगे। हालांकि मैं एसबीआई के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि देखिएगा वहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है सहारा देती है और एसबीआई के शेयर्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, ऊपर के प्राइस है, तो वो तो अभी लगभग फेयर वैल्यू की तरफ ही है। लेकिन देखिएगा मैं इन बैंकों की तरफ आपका ध्यान इसलिए अवगत कराता हूं कि कुछ बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो इस तरीके से बनाई जाती है जो कि मुझे खुद गले से जो है नहीं उतरती। और बैंक के अंदर जो असेट्स हैं, क्योंकि कैश इतना होता है और जो बैंक की असेट्स हैं अगर उनमें कुछ खराबी भी होती है तो आप 5-7 साल तक तो बैंक को वैसे ही खींच सकते हो क्योंकि आपके पास लिक्विड कैश होता है। तो यहाँ पर जो है बैंक के ऊपर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी और जो इंडिया के अंदर भी आप बाकी कंट्रीज में भी देखेंगे तो बैंक जो है हमेशा संदेह के दायरे में जो है रहते हैं। और जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है और तब भी ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं तो एक जो है डाउट बनना जो है स्वाभाविक रहता है। तो यहाँ पर जो एनबीएफसी, ये जो बैंकिंग स्पेस है, ये अभी भी जो है हमें ओवर वैल्यूड लगते हैं। और यहाँ पर अभी जो पेन है या इनके अंदर क्या चल रहा है वो पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिस वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ा जो एक्सपोजर है वो बैंकों का अभी भी जो है निफ्टी के अंदर है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, मल्टी कैप फंड्स के अंदर है, तो वहां से एक अलोकेशन जो है शिफ्ट जरूर होगा। उसके बाद कुछ और सेक्टर्स की भी जो कंपनियां हैं, जहां पर की कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं, जहां पर भी बहुत बड़ा एक्सपोजर्स हैं, अगर वैल्यूएशंस वाइज देखेंगे तो वो भी जो है हमें जस्टिफाई नहीं लगता, वो भी मल्टी कैप फंड्स के अंदर है। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि वहां पर पेनिट्रेशन कम है, क्योंकि कुछ ही प्लेयर्स है, तो वहां पे मुझे ज़्यादा गुंजाइश लगती नहीं है करेक्शन की। लेकिन फिर भी अगर आप और जो है सेक्टर्स के अंदर अगर आप जाएंगे, मूव करेंगे, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी जिन कंपनीज ने परफॉर्म नहीं किया वहां पर भी बड़ा एक्सपोजर है कंपनी जो है बैंकों का, सॉरी म्यूचुअल फंड्स का। तो इन सारे एक्सपोजर के बाद भी अगर हमें ये देखने के लिए मिले कि कुछ वैल्यूएशन जो है वो लार्ज कैप में स्ट्रेच होते जा रहे हैं और बड़ी कंपनी के लिए जो ग्रोथ है वो जिस रेट से ग्रो करना चाहिए, जिन वैल्यूएशंस पर वो शेयर चल रहे हैं, वो शायद ग्रोथ मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। और आप इसीलिए देखिएगा कि आज से 4-5 साल पहले आईटीसी के शेयर्स के अंदर कितनी जबरदस्त ओनरशिप होती थी सबकी, लेकिन अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आईटीसी का शेयर परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। रीजन यही है कि ओवर ओनरशिप है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हमें अगले 1 साल के दौरान तो कम से कम मुझे लगता है कि बैंकों के अंदर ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात है कि क्लैरिटी भी नहीं है। और बैंकों के साथ साथ कुछ और सेक्टर्स भी हैं, इवन जो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो बात दिखाई जा रही है या ऑटो के अंदर जो बात दिखाई जा रही है वो मुझे शायद गले से नहीं उतरती है जितनी वैल्यूएशंस जहां पर वो डिजर्व करते हैं, अभी उससे ज़्यादा वैल्यूएशंस उनको मिली हुई है। ये मेरे व्यक्तिगत मामले, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है करेक्शंस हो सकती है, लेकिन ये मामला सारा लिक्विडिटी पे आके अटकता है। अब देखिएगा जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एकदम जो है इस तरीके से शिफ्टिंग तो करेंगे नहीं, कभी आपको लग रहा है, लेकिन एक प्रेशर जो है एचएनआई ऑपरेटर्स के द्वारा बनाया जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर कोई शॉर्ट्स के सौदे खेल गए और बड़ा गेम खेल गए तो म्यूचुअल फंड्स को इस तरीके से कटघरे में खड़े कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास जो चुनिंदा कुछ कंपनीज के शेयर्स हैं तो वहां पर एक सीवियर पेन अगर आ गया, अगर यहां से म्यूचुअल फंड्स ने 2 या 3-4 महीने परफॉर्म नहीं किया, मल्टी कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स ने, तो आप देखिएगा जिस तरीके के रिडम्पशन प्रेशर आपको पिछले 2 महीने के अंदर देखने के लिए मिले, अगर वो आगे भी चलते रहे तो जरूर से जरूर एक सीवियर पेन लार्ज कैप के अंदर बन सकता है। अब स्मॉल और मिड कैप के अंदर देखिएगा, मैं आपको एक बात बोलूंगा ध्यान से, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं तो ध्यान से सुनिएगा। 40 से 50% कंपनियां केवल कूड़ा हैं, कबाड़ा हैं, उनमें कुछ नहीं होने वाला। आप उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस देखिए, कुछ नहीं है। स्मॉल और मिड कैप के भी बहुत सारे शेयर्स अभी आपको ओवर वैल्यूड नज़र आएंगे उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखते हुए। लेकिन वहीं तरफ उस सिक्के के दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो कुछ स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं वो अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पर मिल रहे थे थोड़े समय तक, हालांकि अभी भी फेयर वैल्यू के ऊपर वो शेयर्स मिल रहे हैं। और कुछ शेयर्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करता रहता हूँ, और क्योंकि मैं अभी शेयर्स का नाम उसका नहीं लूँगा जो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो शेयर्स जो मेरे पोर्टफोलियो में के अंदर भी है उसके अंदर भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा रनअप जो है देखने के लिए मिलेगा। अभी अगर ये रूल्स नहीं आते तो हमें एक ओवरहैंग जो है नज़र आ रहा था साफ साफ कि जो है पूरी मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये जो फंड्स की एलोकेशन है म्यूचुअल फंड्स को
इधर करनी पड़ेगी स्मॉल और मिड कैप में, तो उससे पहले ही बड़े प्लेयर्स, एक तो सबसे पहले एफआईज जो है अपना पूरा फंड झोंक देंगे इधर, बहुत बड़ा फंड। जो इंडिया के अंदर एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं उनके पास भी जो है बहुत अच्छा पैसा जो है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स नीचे हो गई हैं, सीआरआर के रेट नीचे हैं, एसएलआर नीचे है, बैंक रेट नीचे है, सब तरीके से जो है इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है। तो आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी मैनेज की जा रही है वो भी इस बात की जो है गवाही दे रही है कि आम पब्लिक के पास लिक्विडिटी छोड़ी जाए, और वो जो लिक्विडिटी है वो भी जो है बाजार के अंदर स्मॉल और मिड कैप के अंदर झोंक दी जाएगी। तो जब तक म्यूचुअल फंड्स वो शिफ्ट करेंगे उससे पहले ही स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक अच्छी तेजी जो है ये लोग कर सकते हैं। और उसके बाद रिटेल का पार्टिसिपेशन, जब भी बाजार में तेजी होगी तो रिटेल का पार्टिसिपेशन अपने आप बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मैंने 2 वीडियो आपके साथ शेयर की, तो वहां पर भी मैंने कुछ शेयर्स पाए कि जो स्मॉल और मिड कैप हैं उनमें वैल्यूएशंस बहुत रिच है। अभी ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंस वाइज है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है इनमें रुझान बना रहेगा, हो सकता है कि इनमें से कुछ की वैल्यूएशंस आपको महंगी लगे। फाइन ऑर्गेनिक, विनाती ऑर्गेनिक्स, धानुका की जो पेस्टिसाइड वाली कंपनी है, इसी तरीके से भारत रसायन, पीआई इंडस्ट्रीज आप देखिएगा किन वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। रैलीज इंडिया तो अभी मुझे फेयरली वैल्यूड लगती है, उसमें एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इसी तरीके से बेयर क्रॉप साइंस, बहुत बेहतरीन कंपनियां जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। और कुछ कंपनियां देखिएगा स्मॉल मिड कैप के अंदर भी बहुत ऊपर वैल्यूएशंस पर है, 80-80, 90-90 के पी वैल्यूएशंस पर वो कंपनियां भी चली गई हैं। जैसे मैं आज ये हनीवेल की बात कर रहा था, हनीवेल ऑटोमेशन है, तो 32-33 हज़ार रुपए के आसपास वो जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्कोप मिल सकता है। अभी भी बहुत सारी कंपनी जो है वो थ्रो अवे प्राइजेस पर भी आपको मिल सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी कोविड की जो प्रॉब्लम है वो आगे चल के भी जो है उनके ऊपर हावी रहेगी। लेकिन वो शेयर्स नीचे से काफ़ी ऊपर आ गए हैं, जब वो अच्छा कर रहे थे उन वैल्यूएशन से भी ऊपर आ गए हैं। तो आप यहाँ पर जो है बहुत सटीक तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। आप किसी भी शेयर्स के साथ ऐसा नहीं है कि बैठ जाएं और वहाँ पर आपको रिटर्न्स आएंगी। कुछ शेयर्स आपको अच्छे हो सकते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल में, केमिकल स्पेस में, क्योंकि वो अभी भी नीचे के वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं, जिसमें जीएनएफसी का शेयर्स आप देख सकते हैं। बोडल केमिकल भी जो है नीचे वैल्यूएशंस पर मिल रहा था। अभी जो शेयर्स हैं तो उनके अंदर भी जो है हमें लगता है कि एक अच्छी तेजी हो सकती है। और भी केमिकल स्पेस में ढेरों कंपनियां हैं। अभी देखिए दीपक नाइट्राइट जो है वो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छी एग्रेसिवली जो उसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। कुछ और फर्टिलाइजर शेयर्स के अंदर भी अच्छी बाइंग है अगर आप देखेंगे तो। और दीपक नाइट्राइट को तो जो हम भूल नहीं सकते कि किस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड्स ने अभी अपनी ओनरशिप उसके अंदर बढ़ाई है। अतुल लिमिटेड है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद नवीन फ्लोराइन है। इसी तरीके से कुछ जो और कंपनियां हैं जो कि आपके दूसरे सेगमेंट में फार्मा के अंदर, एपीआई बिजनेस के अंदर है, आरती इंडस्ट्रीज़ है या शिल्पा मेडिकोर है। इस तरीके की जो कंपनीज है ये रडार पर आ रही हैं। और ये किस पे के रडार पर आ रही हैं? एचएनआई इन्वेस्टर्स इनको बाय कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स इनके अंदर बाय कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये जो रूल्स हैं ये बदलने की वजह से हो रहा है। तो मार्केट के अंदर एक बात ये तो पक्का है कि ये रूल्स के बदलने की खबर जो है कुछ चुनिंदा लोगों को थी, और जिसकी वजह से ये पिछले 2 महीने से जो बाइंग हो रही है ये उसी की वजह से हो रही थी। और अब देखिएगा म्यूचुअल फंड्स को जो शेयर्स खरीदने हैं उन शेयर्स के अंदर बेइंतहा तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तेजी और भी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि कहीं ये स्मार्ट प्लेयर्स जिनको जानकारी थी, कहीं यहाँ पे इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स का जो है दोबारा से खून ना चूस लें। जनरली हम जब खरीदने के लिए जाएं और थोड़ा ऊपर करने के बाद ये कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना कर लें, ये डर जो है हमेशा बना रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एफआईज के सौदे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के सौदे अगर लार्ज कैप में शॉर्ट साइड बने हुए होंगे तो देखिएगा वो जरूर से जरूर जो है मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे, और वहां से जो है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक अलग तरीके का पेन जो है क्रिएट हो सकता है। और वहां पर जो रिडम्पशन प्रेशर जो अभी तक हम नहीं देख रहे थे ज़्यादा सीवियर, वो भी जो है तैयार हो सकता है। और क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस बात को समझ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो पहले म्यूचुअल फंड्स चलाते थे, म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते थे, एसआईपी थी, उन लोगों की जॉब चली गई है, उनके बिजनेस बंद हो गए, वो खुद अब जो है ट्रेड करने लगे हैं या खुद इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो उनके जो अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे अभी पिछले 2-3 महीनों के, तो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पैसा वहां से बनाया होगा, तो ऐसे लोगों से भी जो है प्रेशर म्यूचुअल फंड्स की तरफ आ रहा है कि म्यूचुअल फंड को पैसा देने का भी कोई फायदा नहीं है, उनको फंड मैनेजमेंट की फीस भी देते हैं और उसके बाद भी जो है हमारे को रिटर्न्स नहीं मिलती है। तो ये जो रिडम्पशन
कंजम्पशन प्रेशर है ये हमें आगे भी चल के देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी जो मेरी राय है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन है उस तरीके को भी अगर हम देखें, चाइना वाले एपिसोड को भी देखें, और डाउ जोन्स भी ऊपर से जो करेक्ट होके आ गया और अभी बहुत जो बड़ी तेजी उसके अंदर नहीं लग रही है, अभी कंसोलिडेट होने हैं, यूएस के इलेक्शंस भी होने हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो है बड़ी तेजी तो नहीं होगी, लेकिन सिलेक्टिवली जो स्मॉल और मिड कैप की जो अच्छी कंपनियां हैं वो शायद दिवाली तक एक बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है अभी भी देने का दम रखती हैं। लेकिन वहीं पर मुझे जो कंसर्न है वो यही है कि कहीं इन रूल्स के चक्कर में हम फंस ना जाए। लेकिन फिर भी 90% से ज़्यादा मुझे लगता है, चांसेस लगते हैं कि जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो अच्छे शेयर्स हैं वो शायद अगले 2-3 महीनों के अंदर एक अच्छी तेजी कर सकते हैं, सब्जेक्टेड टू कि ये जो बड़े ऑपरेटर्स हैं ये कहीं कोई दूसरा जो है जाल ना बिछा कर बैठे हों, क्योंकि इनको पहले से सूचना थी और वो कहीं हम रिटेल या जो हमारे इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको ना फंसा दें। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशंस है वही आपकी हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स हैं वो ऐसे देखिएगा जहाँ पर फ्री कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लोज अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अगर आप उसमें 10-15-20% ऊपर फंस भी जाएं तो आप जो है उसमें निकल जाएंगे। कई ऐसी कंपनियां ना ले लें आप जिनके वैल्यूएशंस खराब थे, प्रॉफिट्स थे नहीं, जो है डाइसी बिजनेसेस हैं और मैनेजमेंट का कुछ अता पता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आज आपको जो 2 वीडियो शेयर करी, उन 2 वीडियो में मैंने 10 शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन मैंने एक कंपनी कहा कि बेशक से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं अभी, और टर्न अराउंड की स्टोरी की वजह से बजाज इलेक्ट्रिकल पर मेरे को जो है कॉन्फिडेंस नहीं था। बाकी जो शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं वो काफ़ी डिटेल एनालिसिस करने के बाद जो है लेते हैं। तो ऐसा होता है कि जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं, और कभी कभी उनके भी शेयर्स भी जो है काफ़ी सालों तक जो है नहीं चलते हैं। इस बात को भी जो है मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पेशलिटी केमिकल जो सेक्टर है, फार्मा जो सेक्टर है, एग्रो रिलेटेड जो बिजनेस है, इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो वास्तव में अच्छा करने जा रही हैं। और उसमें जो है आप जो है इसको नहीं भूल सकते कि जो कंपनी आईटी रिलेटेड है और आईटी के साथ अगर टेलीकॉम का भी प्लेयर है अगर, तो आप ये समझ के चलिएगा कि ये कुल मिला के 5-6 सेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस आएंगी। लेकिन लास्ट बट नोट द लीस्ट कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट चले लेकिन आपके शेयर्स ना चलें, या आपके शेयर चले और आप ऊपर के प्राइस में फंस गए क्योंकि फंडामेंटल्स कमजोर थे कंपनी के। तो यहाँ पर जो है आपको फंडामेंटल्स पर हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ऐसी ना आ जाए जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। लेकिन ये मार्केट का दस्तूर है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप 30-40 शेयर्स भी रखेंगे, 20-25 भी रखेंगे, तो एक आधी कंपनी खराब होने के चांसेस फिर भी रहते हैं, बहुत सुविधा होने के बावजूद भी। मैं भी कुछ म्यूचुअल फंड्स का आज एनालिसिस कर रहा था, वहाँ पर भी मैंने ऐसा देखा कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स के पास भी जो है पिछले 5 साल के दौरान जो है 2-3-4 कंपनियां बिल्कुल ही जो है खत्म हो गई उनके पोर्टफोलियो से। तो वहाँ पर भी जो है उनको भी जो है चैलेंजेस होते हैं, जबकि उनके पास इतना बड़ा जो नेटवर्क होता है और मैनेजमेंट से सीधी बात कर सकते हैं उसके बावजूद भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।